हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल साधना में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी क्षितिज पुस्तक के पाठ 12 लखनवी अंदाज के बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने स्पष्ट कर रहे हैं। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में दो तरह से आते हैं। एक होता है कि पाठ का कोई भी पैराग्राफ आपके सामने दिया हुआ है, उसके आधार पर एक एक नंबर के 5 प्रश्न दिए हुए होते हैं। उस पैराग्राफ के आधार पर ही आपको उन प्रश्नों का उत्तर खोजना होता है। जो सबसे ज़्यादा सटीक उत्तर आपको लगता है उसे ही आपको मार्क करना होता है। दो प्रश्न एक एक अंक के आपके आते हैं पाठ के आधार पर। अब पाठ के आधार में लेखक से संबंधित प्रश्न भी हो सकता है और पाठ में जो वर्ण्य विषय है उसके आधार पर भी हो सकता है। तो इसलिए हमें लेखक के विषय में भी थोड़ी जानकारी रखना आवश्यक है। पाठ तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, उसका सार हमें स्पष्ट होता है, लेकिन लेखक के विषय में थोड़ी जानकारी होना आवश्यक है। आज जो प्रश्न हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं उन्हें ध्यान से देखिए, समझिए, इससे आपका पाठ और अच्छे प्रकार से स्पष्ट हो जाएगा। यदि स्पष्ट नहीं हो रहा है तो कोई भी वीडियो आप 2 बार 3 बार 4 बार भी देख सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं, जब तक कि आपको स्पष्ट ना हो जाए, क्योंकि इसका आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आप किसी भी समय उस वीडियो को देख सकते हैं, चाहे जितनी बार उसको देख सकते हैं, लेकिन जो कंटेंट आपके सामने है वो इतना अच्छा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है कि आपकी परीक्षा में 100% अंक आना आवश्यक है या बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप देखिए, फर्स्ट है मुफस्सिल का क्या अर्थ है। पाठ की फर्स्ट लाइन में आपका दिया है नगर का मुख्य भाग, नगर का मुख्य चौराहा, नगर का प्रसिद्ध व्यक्ति या केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द का स्थान। यानी केंद्रस्थ का मतलब होता है जो सेंटर प्लेस होता है, तो उस सेंटर प्लेस को जो होता है उसका थोड़ा सीधी तरफ जाना या थोड़ा बाईं ओर जाना, तो केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द का स्थान मुफस्सिल कहलाता है। सेकंड है लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट किस लिए खरीदा था। भीड़ से बचने के लिए, अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए, एकांत में नई कहानी के संबंध में सोचने के लिए, आरामदायक सफर के लिए। लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट एकांत में नई कहानी के संबंध में सोचने के लिए खरीदा था, क्योंकि जिस समय यह पाठ लिखा गया था, लेख लिखा गया था, उस समय सेकंड क्लास का टिकट भी महंगा होता था, फर्स्ट क्लास से कम होता था, लेकिन फिर भी एक सामान्य टिकट से महंगा होता था, हर कोई उसको नहीं खरीदता था। इस कारण से उस डिब्बे में एकांत होता था। तो लेखक ने सोचा कि एकांत में बैठकर वे नई कहानी के विषय में सोच सकेंगे, इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा था। थर्ड है लेखक स्टेशन कब पहुंचा। गाड़ी के समय पर, जब गाड़ी छूट रही थी, जब गाड़ी छूट गई या गाड़ी छूटने से 1 घंटा पहले। तो ये नहीं है कि जब गाड़ी का समय हुआ वो उसी समय पर वहां पहुंचे। जब गाड़ी छूट रही थी यानी कि गाड़ी चलनी शुरू सी होने लगी थी, छूटने का समय हो गया था, उस समय पर लेखक स्टेशन पहुंचा था। सफेद पोश का अर्थ है सफेद कपड़े, सफेद कपड़े पहनने वाला, साफ सुथरा या भद्र पोष। अब देखिए, सफेद पोष से अगर शाब्दिक अर्थ हम देखें तो हमें यही लगेगा सफेद का मतलब है वाइट, सफेद पोष का मतलब कपड़े, तो हम सफेद पोष पे भी मार्क कर सकते थे, लेकिन नहीं, यहाँ पर उसका अर्थ पूछा गया है उस रूप में कि किस रूप में सफेद पोष शब्द का प्रयोग पाठ में किया गया है। तो पाठ में सफेद पोष का अर्थ दिया गया है भद्र पुरुष के लिए, सभ्य व्यक्ति के लिए, भद्र पुरुष के लिए सफेद पोष का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है लेखक के अचानक डिब्बे में आ जाने पर सफेद पोष सज्जन की क्या प्रतिक्रिया हुई। वह उठकर खड़ा हो गया, उसने लेखक का स्वागत किया, उसकी आंखों में एकांत विघ्न का असंतोष उभर आया, उसने लेखक को अपने पास बैठाया। यानी कि सफेद पोश जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, लखनवी अंदाज कि जो लखनवी व्यक्ति वहां बैठे थे, जो नवाब साहब वहां पर बैठे थे, उनके लिए। तो जिन्हें पहले से बैठे हुए थे नवाब साहब,
लेखक उसके बाद में आए। तो जैसे ही लेखक डिब्बे में चढ़े तो जो सफेद पोश यानी कि नवाब साहब हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई। वह ना तो उठकर खड़े हुए थे, ना उन्होंने लेखक का कोई स्वागत किया था, ना उन्होंने लेखक को अपने पास बैठाया, बल्कि उनकी आंखों में एकांत विघ्न का असंतोष उभर आया। यानी उन्हें अच्छा नहीं लगा कि लेखक उस डिब्बे में आए। डिब्बे में बैठे सज्जन को देखकर लेखक किस विषय में अनुमान करने लगे। दूरी के विषय में, नवीन कहानी के विषय में, रेलवे कर्मचारियों के विषय में, नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारणों के विषय में अनुमान लगाने लगे। क्योंकि उन्होंने अपनी कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की थी। उनकी आंखों से झलक रहा था कि मानो उनको असुविधा हो रही हो, उनको कुछ संकोच हो रहा हो। तो इसीलिए वे नवाब साहब की असुविधा और असंकोच के कारणों के विषय में अनुमान लगाने लगे। 7th है, लेखक ने नवाब साहब के सामने बैठकर आंखें क्यों चुराई। अपने प्रति नवाब की अरुचि देखकर शर्म के कारण लेखक एक बहुत बड़ा व्यक्ति था। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं कि जब नवाब साहब ने कोई भी उत्साह नहीं दिखाया संगति का, तो लेखक ने भी नवाब साहब के सामने बैठकर अपनी आंखें चुरा ली, यानी कि अपनी आंखें झुका ली उन्होंने। किस लिए? क्योंकि नवाब साहब ने अपनी अरुचि उनके प्रति दिखाई थी। तो अपने प्रति नवाब की अरुचि को देखकर ही उन्होंने अपनी आंखें नीचे झुकाई थी या उनको चुरा लिया था। नेक्स्ट है, चुराने का मतलब ये नहीं है कि आंखों को वैसे चुराना, यानी कि उनसे अपनी दृष्टि को हटा लिया। नेक्स्ट है, खीरे को लेकर नवाब साहब के संकोच का क्या कारण था। नवाब को खीरा खाते देख कोई क्या सोचेगा। खीरा एक अपदार्थ वस्तु होती है, वह अपना लखनवी अंदाज बनाए रखना चाहता है। उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। अब आप देखिए, नवाब को खीरा खाते देखकर कोई क्या सोचेगा, क्योंकि नवाब साहब तो शान शौकत से जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो सामने बैठे हुए लेखक ये सोचें कि वैसे तो इतने बड़े नवाब साहब हैं और एक खीरा जैसी तुच्छ पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। तो ये भी आपका सही है। खीरा एक अपदार्थ वस्तु होती है, कि अपदार्थ का मतलब एक तुच्छ छोटी सी वस्तु होती है। वह अपना लखनवी अंदाज बनाए रखना चाहते थे कि वे लखनऊ के नवाब हैं, शान शौकत से जीवन व्यतीत करने वाले हैं, तो वे उसको भी बनाए रखना चाहते हैं। तो जब ये तीनों पॉइंट्स हमारे सही हैं, तो हमारा लास्ट ऑप्शन सही होगा कि उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। 9th है, लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है। मामूली लोगों के वर्ग का, मध्य वर्ग का, उच्च वर्ग का या सामंती वर्ग का प्रतीक है। अब खीरा जो है लेखक की दृष्टि में मामूली लोगों के वर्ग का प्रतीक है, कि यानी कि जो सामान्य लोग होते हैं, मामूली लोग होते हैं, वो खीरे का अधिक सेवन करते हैं। तो इसलिए लेखक ने कहा है मामूली लोगों के वर्ग का प्रतीक। लेखक नवाब साहब की ओर कैसे देख रहे थे। गौर से, क्रोधपूर्ण आंखों से, कनखियों से या आश्चर्य से। कनखियों का मतलब होता है आंख के कोर से, तिरछी दृष्टि से। क्यों? उन्हें गुस्सा तो आ रहा था, नवाब साहब ने कोई उत्साह नहीं दिखाया, उनका कोई स्वागत नहीं किया, उनसे कोई हाय हेलो उन्होंने नहीं की थी। और गौर से भी नहीं देख रहे थे कि अपनी दृष्टि सामने रखकर आंखों से आंखें मिलाकर उनको देखें, और ना ही आश्चर्य से, बल्कि वे कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, उन्हें समझने का प्रयास कर रहे थे। नेक्स्ट है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी में क्या नहीं किया गया। प्रश्न पर ये जरूर ध्यान दीजिए कि अगर नहीं शब्द आया है तो हमें चारों ऑप्शन उसी के हिसाब से देखने हैं। कभी कभी जल्दीबाजी में आप नहीं शब्द को इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जिसके कारण आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। तौलिया को झाड़कर बिछाया, ये भी सही है। खीरों को धोया और पोंछा, ये भी सही है। खीरों को छीलकर फाकों को तौलिए पर सजाया, ये भी सही है। अब ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। उन्होंने क्या नहीं किया, उन पर चीनी बुरक दी। उन्होंने क्या बुरका था, नमक मिर्च, जो कि वहाँ के खीरा बेचने वाले देते हैं साथ में, तो उन्होंने नमक मिर्च उस पर बुरका था, ना कि चीनी। नवाब साहब के जबड़ों के स्फुरण से क्या पता चलता है।
जबड़े के स्फुरण का मतलब जबड़ा हिलना, उनका मुख हिलने से। वे खीरा नहीं खाना चाहते थे। खीरा देखकर उनके मुंह में पानी आ रहा था। खीरा बहुत कड़वा था, उन्हें खीरे से घृणा हो रही थी। देखिए, जब कोई स्वादिष्ट चीज, अच्छी चीज, कोई रसीली चीज हमारी आंखों के सामने होती है तो बिना खाए हुए भी हमारा मुंह ऐसा लगने लगता है कि मानो हम उसका स्वाद ले रहे हों, उसको खा रहे हों, उसको देखकर हमारे मुंह में पानी आ रहा हो। तो नवाब साहब के जबड़ों के स्फुरण से लेखक को यही लग रहा था कि खीरा देखकर उनके मुंह में पानी आ रहा था। नेक्स्ट है, नवाब ने खीरे का स्वाद कैसे लिया? खीरे को नाक के पास ले जाकर आंखें मूंदकर, चाटकर, महसूस करके या उपरोक्त सभी। अब खीरे चाटे तो जाते नहीं है, तो चाटकर हमारा गलत हो गया। महसूस करके कि केवल खीरा हमने हाथ में पकड़ लिया या हमारे पास है और केवल हम उसको महसूस करें, ऐसा भी नहीं हो सकता। खीरों को नाक के पास ले जाकर आंखें मूंदकर, कि नाक के पास तक वे खीरे की उन फांकों को लेकर गए और आंखें बंद करके मानो वे उसका स्वाद ले रहे हो, उसका आनंद ले रहे हो। नेक्स्ट है, नवाब साहब ने तृप्ति का प्रदर्शन कैसे किया? पेट पर हाथ फेरकर, दाढ़ी पर हाथ फेरकर, डकार लेकर या जम्हाई लेकर। पेट पर हाथ फेरकर तृप्ति नहीं हो सकती कि बिना खाए हमने पेट पर हाथ फेरा और हमें लगा कि हम उससे संतुष्ट हो गए हैं, ऐसा नहीं था। दाढ़ी पर, उनकी लंबी दाढ़ी थी कि उन्होंने दाढ़ी पर अपना हाथ फेरा हो, उससे उन्होंने तृप्ति का प्रदर्शन किया हो, ऐसा भी नहीं। डकार लेकर, बल्कि कि जैसे होता है ना कि खीरे को खाने के बाद डकार आती है या खाना खाने के बाद भी कभी कभी डकार आती है, तो उससे ऐसा लगता है कि हम संतुष्ट हो गए, तृप्त हो गए, हमारा पेट भर गया। तो इस तरह से डकार लेकर उन्होंने अपनी तृप्ति का प्रदर्शन किया। जम्हाई लेकर का मतलब होता है कि जब हम नींद से उठते हैं तो जब हम अंगड़ाई लेते हैं मुंह खोलकर, उसे जम्हाई शब्द कहते हैं। तो ये भी हमारा गलत है। नेक्स्ट है, लेखक ने खीरा खाने से इनकार क्यों कर दिया? भूख नहीं थी, आत्मसम्मान की रक्षा हेतु, अहंकारी होने के कारण, दूसरों की चीज खाना पसंद नहीं था। अब उन्होंने क्यों खाने से मना किया? हालांकि खीरे को देखकर जो उसकी पनियाती फांके थी, उन्हें देखकर उनके मुंह में भी पानी आ रहा था, उनकी भी इच्छा हो रही थी, लेकिन उन्होंने इनकार क्यों किया? ऐसा नहीं कि उन्हें भूख नहीं थी, बल्कि आत्मसम्मान की, क्योंकि एक बार नवाब साहब की अरुचि को देखकर, असंतोष को देखकर वे मना कर चुके थे। अब दोबारा इच्छा होने पर भी अपने सम्मान को बनाए रखने के लिए, उसकी रक्षा के लिए उन्होंने उसको खाने से इनकार कर दिया था। अहंकारी होने का भी कोई इसमें कारण नहीं था और ना ही ऐसा है कि दूसरों की चीज खाना उन्हें पसंद नहीं था। नेक्स्ट है, लेखक ने नवाब साहब से खीरा न खाने का क्या कारण बताया? अखाद्य वस्तु, पेट का भरा होना, अजनबियों से कुछ न लेना या कमजोर मैदा। अब लेखक ने नवाब साहब से खीरा न खाने का क्या कारण बताया? ऐसा नहीं उन्होंने मना किया। क्यों मना किया? कि अखाद्य वस्तु मैं उसको नहीं खा सकता, ये कहकर उन्होंने मना किया नहीं। कि उनका पेट भरा हुआ है, ऐसा भी नहीं कहा उन्होंने। अजनबियों से वे कुछ लेकर नहीं खाते हैं, ये भी कारण नहीं था, बल्कि कमजोर मैदा। मैदा कहते हैं कि उनकी पाचन शक्ति कमजोर है। क्यों? क्योंकि खीरा देर से हजम होता है, देर से खीरे का पाचन होता है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा मैदा कमजोर है, यानी कि मेरी पाचन शक्ति कमजोर है। नेक्स्ट है, लेखक के अनुसार नवाब ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? अकेले में यात्रा का आनंद लेने के लिए, पैसों की किफायत के कारण, क और ख दोनों सत्य हैं, कोई भी कथन सत्य नहीं है। अब यहाँ पर आपको गौर क्या करना है, मैंने इसी से संबंधित एक प्रश्न ऊपर पूछा था आपसे, ठीक है, यहाँ दोबारा पूछा। अब दोनों अलग अलग लोगों के लिए है। अब लेखक के अनुसार वहां लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा, वो था आपका। यहाँ नवाब साहब ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा, ये पूछा गया है। इस चीज पर ध्यान बहुत जरूरी है देना आपका। तो अब देखिए, अकेले में यात्रा का आनंद लेने के लिए नवाब साहब ने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा था। पैसों की किफायत के कारण, क्यों? क्योंकि वैसे तो नवाब लोग फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं, लेकिन
यहाँ उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा क्योंकि फर्स्ट क्लास की अपेक्षा सेकंड क्लास का टिकट कम पैसों का होता है, तो जिससे पैसों की भी बचत हो सके। तो क और ख दोनों ही सत्य हैं, फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, तो इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा कि क और ख दोनों ही सही है। नेक्स्ट है आपका, नवाब के खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा। लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए, लेखक को नई कहानी का आइडिया मिल गया, लेखक के सामने नवाब की पोल खुल गई। क और ख कथन सत्य है। अब आप देखिए, लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए कि अरे बिना खीरा खाए केवल सूंघने मात्र से ही नवाब साहब का पेट भर गया, तो उनके ज्ञान चक्षु खुल गए, उनको समझ में आया कि नवाब साहब किस तरह से अपना प्रदर्शन करते हैं। लेखक को नई कहानी का आइडिया मिल गया कि जब बिना खीरा खाए पेट भर सकता है, तृप्ति हो सकती है, तो फिर नई कहानी बिना पात्र बिना घटना के भी लिखी जा सकती है, तो उन्हें नई कहानी लिखने का आइडिया भी उससे मिल गया। तो इसलिए हमारा क और ख दोनों जब ठीक हैं, तो लास्ट ऑप्शन हमारा सही होगा, क और ख कथन सत्य है। नेक्स्ट है 19, लखनऊ स्टेशन पर खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। कौन लोग जानते हैं? नवाब साहब, लेखक, खीरा बेचने वाले, या इनमें से कोई नहीं। कि जो खीरा बेचने वाले लोग होते हैं वो खीरे के इस्तेमाल का तरीका अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से खीरे को काट कर उस पर नमक मिर्च जीरे वाली पुड़िया वे साथ में देते हैं कि जिससे खीरे को और स्वाद के साथ खाया जा सके। नेक्स्ट है, नवाब साहब का सहसा क्या करना लेखक को अच्छा नहीं लगा। बात करना, खीरा खाना, भाव परिवर्तन करना, जेब से चाकू निकालना। कि ना तो बात करना, भाई पहले तो उन्होंने बात करने का कोई उत्साह नहीं दिखाया, खीरा खाना ये भी उनका नहीं था, भाव परिवर्तन करना कि अचानक से उनका भाव कैसे परिवर्तित हो गया, कैसे उनकी विचारधारा अचानक से परिवर्तित हो गई, तो ये भाव परिवर्तन लेखक को अच्छा नहीं लगा था। ना कि जेब से चाकू निकालना, जेब से तो चाकू उन्होंने खीरे को काटने के लिए निकाला था। तो ये आपका राइट ऑप्शन है, भाव परिवर्तन होना। नेक्स्ट है, नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद क्या किया। खिड़की से बाहर फेंक दिए, साथ बैठे मुसाफिरों को दे दिए, सारे स्वयं खा लिए, या लेखक को दे दिए। अब आपने पाठ में देखा था कि ना तो उन्होंने साथ में बैठे मुसाफिर, क्योंकि उस डिब्बे में और मुसाफिर थे ही नहीं, केवल लेखक थे और नवाब साहब थे, तो ये आपका सही वैसे ही नहीं है। सारे स्वयं खा लिए, उन्होंने किसी भी खीरे की एक भी फांक का सेवन नहीं किया था। लेखक को दे दिए, ये भी आपका गलत है, बल्कि उन्होंने एक एक खीरे की फांक को नाक के पास ले जाकर सूंघकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। उन्होंने कोई भी फांक का सेवन नहीं किया था। नवाब साहब के खीरा खाने की प्रक्रिया को लेखक ने क्या नाम दिया। तृप्ति, इस्तेमाल, एब्स्ट्रैक्ट, ये सभी। अब उन्होंने खीरे खाने की जो प्रक्रिया नवाब साहब ने लेखक के सामने की थी, तो लेखक ने उसको नाम दिया एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि उसका एक सूक्ष्म तरीका, कि ये सूक्ष्म तरीका है उदर पूर्ति का, पेट भरने का, तो उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट नाम उसको दिया था। नेक्स्ट है, नवाब साहब ने लेखक की ओर देखकर क्या कहा। खीरा लजीज होता है, सुपाच्य नहीं होता है, मैदे पर बोझ डालता है, उपरोक्त सभी। अब ये तीनों सही है। खीरा लजीज का मतलब स्वादिष्ट होता है, ठीक है। सुपाच्य नहीं होता, यानी कि अच्छी तरह से उसका पाचन नहीं होता है। मैदे पर बोझ डालता है, जब जल्दी पाच्य नहीं होता है, जल्दी से नहीं पचता है, तो स्वाभाविक ये है कि हमारे पाचन शक्ति पर बोझ डालेगा, उपरोक्त सभी। तो इसलिए ये तीनों सही होने पर लास्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। खीरा फेंक देने के बाद नवाब साहब ने क्या किया। वे गाड़ी से उतरकर चले गए, वे थक कर लेट गए, वे किताब पढ़ने लगे, वे दूसरे डिब्बे में जाकर बैठ गए। आपका सही ऑप्शन है थक कर लेट गए।
क्योंकि उन्होंने खीरे को काटने के लिए जो प्रक्रिया की थी कि उसको धोना, तौलिया बिछाना, खीरे का सिर काटकर उसका जहर निकालना, फिर उसकी एक एक फाक को तौलिए पर सजाना, नमक मिर्च उस पर बुरखना, तो मानो ये सारी प्रक्रिया करने से वे थक गए, तो वे थक कर वहां पर लेट गए। नेक्स्ट है शकील का क्या अर्थ है? हवन सामग्री, आसानी से ना पचने वाला, आसानी से पचने वाला या एक नाम। शकील शब्द का प्रयोग पाठ में आसानी से ना पचने के लिए किया गया है। ठीक है बच्चों, आपको लेसन के लास्ट में जो शब्दार्थ दिए हुए होते हैं उन सारे शब्दार्थ को भी अच्छी तरह से देखना चाहिए, याद करना चाहिए, क्योंकि अलग से चाहे शब्दार्थ लिखने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन इस तरह से बहुविकल्पी प्रश्नों में किसी भी शब्द का अर्थ पूछा जा सकता है, तो इसलिए हर लेसन के बाद के शब्दार्थ भी आप याद करें। नेक्स्ट है तस्लीम में सर खम करने का क्या आशय है? सम्मान में सिर झुकाना, सर दर्द करना, बोर होना, गुस्सा आना। अब देखिए तस्लीम में, तस्लीम का मतलब होता है सम्मान, सर का मतलब सिर, खम करना माने झुकाना, सम्मान में सिर झुकाना इसका अर्थ है या इसका आशय है। नेक्स्ट है लखनवी अंदाज में लेखक ने किस पर व्यंग किया है? सभी लेखकों पर, परजीवियों पर, खीरा बेचने वालों पर या पतनशील सामंती वर्ग पर। अब लेखक ने व्यंग ना तो लेखकों पर किया कि सभी लेखक थोड़ी इस तरह की रचना करते हैं कि जिसमें ना पात्र है, ना घटना है, ना कोई वर्ण विषय है और वे अपना लेख लिख रहे हैं, तो ये आपका गलत है। परजीवियों पर यानी कि दूसरे लोगों पर, प्राणियों पर। खीरा बेचने वालों पर व्यंग किया है, ऐसा भी नहीं है क्योंकि खीरा बेचने वालों का कोई दोष नहीं है, वो तो नवाब साहब अपना प्रदर्शन कर रहे थे। तो पतनशील सामंती वर्ग पर, सामंती वर्ग का मतलब होता है कि शान शौकत से जीवन व्यतीत करने वाले लोग, लेकिन मान लीजिए अब उनका एक तरह से पतन हो गया है, अब उनका कोई आधिपत्य नहीं रहा, तो इस तरह के पतनशील सामंती वर्ग पर यहाँ पर व्यंग किया गया है। नेक्स्ट है लेखक ने धन्यवाद के स्थान पर क्या शब्द प्रयोग किया? किबला, आदाब अर्ज, शराफत या शुक्रिया। लेखक ने धन्यवाद शब्द कहने की अपेक्षा शुक्रिया शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है लेखक के अनुसार नवाबों की प्रमुख विशेषता क्या है? दूसरों से प्रेम करना, अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझना, सबसे मिलकर रहना, दूसरों से घृणा करना। तो लेखक के अनुसार नवाबों की विशेषता क्या है? ये नहीं है कि दूसरों से प्रेम, नवाब साहब जल्दी दूसरों के प्रति प्रेम अभिव्यक्त नहीं करते हैं। अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझना कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति उसके सामने है तो वे अपने को श्रेष्ठ प्रदर्शित करते हैं, उन्हें लगता है कि समाज में उनका ऊंचा उस स्थान है, वही सबसे बड़े हैं, तो इस तरह से अपने को दूसरों से श्रेष्ठ समझना उनकी प्रमुख विशेषता होती है, ना कि सबसे मिलकर रहना या दूसरों से घृणा करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रचना यशपाल जी की नहीं है? अब देखिए लेखक से संबंधित आपका है जंजीरें और दीवारें, ज्ञान दान, पिंजरे का उड़ान, दादा कामरेड। अब इसमें से 3 रचनाएं उनकी हैं, केवल कौन सी रचना नहीं है? जंजीरें और दीवारें, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा है कौन सी रचना यशपाल जी की नहीं है, बाकी तीनों रचनाएं यशपाल जी की हैं, सिर्फ जंजीरें और दीवारें यशपाल जी की रचना नहीं है। इसी तरह से आपके लेखक के परिचय में उनका जन्म कहाँ हुआ, किस स्थान पर हुआ, कौन से सन में हुआ, कौन सी भाषा है उनकी, तो इस तरह से लेखक से संबंधित अन्य प्रश्न भी आप उनकी जो पाठ के प्रारंभ में लेखक का परिचय दिया हुआ होता है, जीवनी होती है, उसमें से भी कुछ प्रमुख जो बातें हैं उन्हें आपको अपने ध्यान में रखना है। तो बच्चों इस तरह से आज हमने इसके सारे प्रश्न आपके सामने स्पष्ट किए। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि बात मैं
बार बार हर अपने क्लास में हर वीडियो में कहती हूँ। तो इसलिए आप इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिए कि आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन आप दबा दीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको स्वयं ही मिलती चली जाएगी। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। धन्यवाद।